ये अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपके 10th क्लास के साइंस का मॉडल सेट। और इस मॉडल सेट में हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जिसका संबंध आपके डायरेक्ट 18 फरवरी के एग्जामिनेशन से होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 फरवरी का आपका एग्जामिनेशन है और आप लोग कमर कस चुके हैं, तो क्या इन प्रश्नों का जवाब आप जानते हैं? एक बार जल्दी से देखते हैं कि इनमें से कितने प्रश्नों का सही और सटीक आंसर आपको पता है। तो देखते हैं आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताने का प्रयास करेंगे कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास के जो चारों वातावरण है जिसको दूषित नहीं करता है, वैसे अनुकूल बताना है जो नहीं है। यह ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना और इनमें से कोई नहीं। तो पैदल चलना ये तो सभी के लिए बेहतर माना गया है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता है। और साइकिल से अगर चलते हैं तो साइकिल से चलने पर किसी प्रकार का ईंधन खपत नहीं होता है, धुआं उत्पत्ति नहीं होती है। तो हम ये कहेंगे कि इसे साइकिल चलना में भी अनुकूल माना जाएगा। तो मेरा यहां सही हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना, सी ऑप्शन। क्योंकि मोटरसाइकिल से चलने में ईंधन की खपत होती है, साथ ही साथ उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और इसलिए हम कहेंगे यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, इसका जवाब एक बार जानेंगे और समझेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं? ऑक्सीजन जो डबल परमाणु के साथ हमेशा रहता है, तो ऑक्सीजन अगर डबल के साथ दो हैं तो इसके बीच ये जो बंधन होते हैं कितने बंधन होते हैं? तो आपको ये पता होगा, इसका ये निकालने का तरीका हम बता देते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 8 होती है। अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2 और 6 बनता है और संयोजकता निकालते हैं तो आपको 8 में से इस लास्ट के 6 को घटा देना होता है तो मिलता आपको 2 है। तो अगर ये 2 निकाल लेते हैं तो यही आपको द्विबंधन अर्थात इसके आबंधन की संख्या पता चल जाती है। कभी भी जब संरचना बनाए होंगे तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड ऐसे लगाते होंगे, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन के बीच कैसे बंधन होंगे? द्विआबंधन। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है जो कि है तीसरे और चौथे नंबर में। 2 क्वेश्चन एक साथ। तीसरे का जवाब जानते हैं। निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? मतलब ऊर्जा का स्रोत तो है लेकिन स्वच्छ है, मतलब जिससे किसी प्रकार की कोई विशेष हानि नहीं होती है। कोयला बहुत धुआं निकलता है, ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं, इससे बहुत धुआं निकलता है, ये तो स्वच्छ हम नहीं मानेंगे। लकड़ी ये भी मान सकते हैं लेकिन इसमें भी धुआं की मात्रा या कह सकते हैं कि प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहां प्राकृतिक गैस सी ऑप्शन को देखिए तो इसमें धुआं कम से कम निकलता है या फिर अपशिष्ट पदार्थ तो लास्ट में कुछ नहीं छोड़ता है। तो हम कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि स्वपोषी पोषण कहते किसको हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जो जीव है अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे हम कहते हैं स्वयंपोषी या फिर स्वपोषी। तो स्वपोषी में पर्णहरित ये जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधे ही स्वपोषी कहे जाते हैं, तो पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं ये जरूरी है। सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते ही है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन अगले भाग में आ गया है जो आपके सामने 5वें नंबर में जवाब देने का प्रयास करेंगे। 5वां क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफी इंपोर्टेंट आपसे पूछा गया है। संगमरमर का इंपोर्टेंट मतलब संगमरमर का क्या होता है आपके सामने रासायनिक सूत्र? CaO कैल्शियम ऑक्साइड एकदम नहीं, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं, लेकिन आपके सामने C दिया है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और यही है संगमरमर का, संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र। अर्थात ऑप्शन सी के साथ इस 5वें में बढ़ चलेंगे आगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने 6ठे नंबर में, इसको जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओजोन परत से हमारी सुरक्षा किसके
तत्व होता है। तो ओजोन परत की रक्षा हमारा करता है पराबैंगनी किरणों से, मतलब यहां सी जो होगा ये सही होगा। ऐसे औरक्त भी दिया है, तापीय भी दिया है, लेकिन जो पराबैंगनी होता है, इस पराबैंगनी से ही हमारी रक्षा करता है, जो सूर्य के प्रकाश से, जो सूर्य होता है इसके प्रकाश से हमें इस पृथ्वी पर प्राप्त होता है। अब पराबैंगनी से और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो आपको चर्म रोग हो सकते हैं, यह भी आप अच्छे तरीके से जान ले। साथ ही साथ पेड़ पौधे को नुकसान हो सकता है, जो पेड़ पौधे होते हैं इसको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो कई सारी हानिकारक स्थितियां बनती हैं, इसलिए हम इस कहेंगे कि यहां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? अब देखिए v इक्वल टू दिया है, तो यह चीज आपके लिए दिया गया है ओम के नियम से। अब एक बार ओम का नियम आप याद कर लीजिए। ओम का नियम बताया जाता है v बराबर होता है आई आर, और v बराबर आई आर देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो v बराबर आई आर मिला है सी ऑप्शन में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 8वां देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री, चूंकि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो उनके पास वायु का आवरण जो होता है समाप्त हो जाता है, इसलिए वहां पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है, पढ़े होंगे आप लोग, वर्ण विक्षेपण, इसकी घटना नहीं होती है। और वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण उनको कैसा दिखता है, तो काला दिखाई देता है। लेकिन आप पृथ्वी पर से अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी पर से आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ऐसे इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने 9वें नंबर में है, इसका जवाब एक बार सभी बच्चे लोग, हमारे प्यारों लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस, देखिए आवर्धन के बारे में अगर बात करें तो आवर्धन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, एम से दर्शाया जाता है, और यह सूत्र होता है h2/h1, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। तो दोनों की ऊंचाई है, तो ऊंचाई और ऊंचाई दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये दोनों मात्रक कट जाएंगे, मतलब ये होता है मात्रक विहीन। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न में बढ़ चलेंगे आगे। 10वां देख लीजिए। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता मतलब जहां पर जीव जो होते हैं वो विभिन्न स्थितियों में या विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वैसा स्थल कौन सा है? ऑप्शन है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या फिर वन। तो बता दें कि इसका राइट आंसर होगा जैव विविधता सबसे ज्यादा जीवों की उत्पत्ति मानी गई वनों से, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है जो कि 11 नंबर में है, इसका जवाब एक बार सभी लोग देंगे। क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपसे पूछ दिया गया है, आप अच्छे से याद रखेंगे। एल्केन, तो एल्केन के बारे में अगर जाने तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n+2। आपसे पूछा जाए एल्कीन का, ये तो क्वेश्चन जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन ये सब भी आप याद रखेंगे। एल्कीन का होता है CnH2n, और अगर आपसे पूछ दिया गया एल्काइन का, तो एल्काइन का समूह क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो एल्काइन का समूह होता है CnH2n-2। ये तीनों के तीनों आप याद करके जाइए। एक प्रश्न पूरी गारंटी के साथ कहेंगे इनमें से होंगे जरूर। तो आपसे पूछा गया एल्केन का, तो एल्केन का सामान्य सूत्र ए ऑप्शन में दिया गया है CnH2n+2, मतलब ए ऑप्शन 11 का राइट आंसर होगा। चलिए 12 देख लीजिए। 12 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। 12 में क्या है देखते हैं। निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? अब एकलिंगी पुष्प किसको कहते हैं ये समझिए। एकलिंगी पुष्प कहा जाता है जिसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब नर का क्रम, नर का जो लिंग होता है वो अलग होता है और मादा अलग होता है। लेकिन नर और मादा जब एक ही जीव में पाए जाते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, मादा होना चाहिए था, ये मादा जो होना चाहिए, नर और मादा, ये दोनों एक ही जीव में अगर पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं द्विलिंगी। याद रखेंगे, उसको बोला जाता है द्विलिंगी। तो मेरे पास यहां पूछा गया एकलिंगी पुष्प कौन है? तो एकलिंगी जो पुष्प होता है वो माना जाता है पपीता का पुष्प होता है। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है 13 नंबर में, इसका एक बार जल्दी से जवाब देने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न क्या है सारे प्यारों ध्यान से समझिए, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, यह बताना है। गोनोरिया, ये आपको लगता है? अगर लगता है तो जरूर बताइए। सिफिलिस, ये भी, मस्सा, इनमें से सभी। तो देखिए यहां पर जीवाणु जनित जो रोग है इसमें मस्सा नहीं है। मस्सा जो होता है विषाणु से होता है। तो मेरे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 14 देख लीजिए, निम्न में कौन सा उपधातु है? आपसे पूछा गया है उपधातु। तो ऐसे उपधातु के कई सारे गुण हैं। उपधातु जिनके बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह मुख्य रूप से होता है 8, जैसे निष्क्रिय गैस वगैरह की संख्या होती है, या फिर 7 होता है, ऐसे भी। तो आपको उपधातु पूछे जाते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, ये याद रखेंगे। तो ऐसा देखिए, जिंक नहीं, ये तो धातु है। ये कैल्शियम, ये भी हमारा अधातु उपधातु नहीं है। लेकिन कार्बन, कार्बन उपधातु की श्रेणी में आता है। लेकिन ये जो आपके सामने सी ऑप्शन में दिख रहा है यही आपके सामने सही आंसर होगा, अर्थात 14 का सही आंसर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है 15 नंबर में। इसका जवाब एक बार जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब आपसे पूछ दिया गया है। तो रक्तदाब, ऐसे आप जानते होंगे रक्तदाब जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं वो होता है 120/80। लेकिन सामान्य अनुशीतलन, अनुशीतलन का मतलब होता है नीचे का क्रम। तो नीचे का क्रम आपको दिख रहा है यहां पर 80 होता है। तो इसको हम कहेंगे ए ऑप्शन सही होगा, 15 का 80 मिलीमीटर, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 16 देख लेते हैं। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? चाल जो होती है प्रकाश की, सबसे पढ़े होंगे आप लोग कि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात या वायु में वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यही चाल सबसे ज्यादा होता है। इससे चाल, प्रकाश का जाल किसी में नहीं होता है। तो ये चाल किस में होता है? या तो होता है निर्वात में, याद रखेंगे, या तो ये होता है निर्वात में, या फिर होता है आपके सामने हवा में। क्योंकि हवा और निर्वात का मान दोनों एक ही माना जाता है। तो हम यहां कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 में बढ़ चलेंगे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है 17 नंबर में। इसका जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो देखिए नेत्र में जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, जैसे आप इतना तो बेसिक जानते होंगे कि अगर नेत्र इस प्रकार का है तो प्रकाश की किरणें इस अगले भाग से प्रवेश करती है, और यहां पर इसका रेटिना होता है, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। कहां प्रतिबिंब बनता है यह भी आप याद रखे होंगे, रेटिना पर, जिसे हम हिंदी में दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। तो दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन यहां पूछे जा रहा है क्वेश्चन में हमसे कि किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है। तो ये अपवर्तन की जो क्रिया होती है ये कार्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। मतलब इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए 18 देख लीजिए। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में वृद्धि हार्मोन कौन सा पाया जाता है ये इस प्रश्न में आपको बताना है। वृद्धि हार्मोन, ऐसे तो हार्मोन तो कई सारे पाए जाते हैं पादप में, लेकिन वृद्धि, जो वृद्धि को नियंत्रित करता है वो कौन सा है? 18 का बताना है आपको। तो 18 में देखिए जिब्रेलिन, यही एक पादप हार्मोन है जो इसके वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसलिए हम कहेंगे 18 में बच्चा लोग सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 की ओर आएंगे। 19 का एक बार सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का होगा क्या आंसर। 19, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था, तरल मतलब द्रव की अवस्था में। तो द्रव की अवस्था में अगर आपसे अधातु पूछा तो आपका जवाब होना चाहिए ब्रोमीन। अच्छे से याद रखेंगे, आपका जवाब होना चाहिए ब्रोमीन। लेकिन अगर आपसे धातु पूछ लिया गया हो तो आपका जवाब होगा पारा। पारा जो होता है धातु की अवस्था में होता है और तरल अवस्था में होता है, जबकि ब्रोमीन जो होता है अधातु होता है और ये तरल अवस्था में होता है। तो मेरे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। 20 देख लेते हैं।
निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अच्छे से याद रखें, आपके सामने अगर अवतल कभी भी आ जाए तो अवतल लेंस हो या फिर दर्पण, या लेंस हो या फिर दर्पण, इसका हमेशा और हमेशा ऋणात्मक होता है। एकदम गांठ बांध दीजिए आप इस तरीके से, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, ऋणात्मक होता है अवतल, ये बात याद रखेंगे। तो आपसे धनात्मक पूछा गया तो उत्तल होगा। चलिए, कहीं कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है जो आपके सामने 21 नंबर में। इसका समस्या का समाधान देखते हैं कितने बच्चे हमारे बता पाते हैं। प्रश्न क्या है 21 में, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? अब देखिए पादप हार्मोन पूछ दिया, जैसे जंतु हार्मोन भी होता है, लेकिन यहां पादप पेड़ पौधे के हार्मोन पूछा है। इंसुलिन, ये तो नहीं, इंसुलिन के कारण हमें मधुमेह रोग होता है, ये तो इंसानों में पाया जाता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो होता है हमारे गले में पाया जाता है, ये भी नहीं है। एस्ट्रोजन, ये भी नहीं है, तो हम कहेंगे साइटोकाइनिन इज राइट आंसर। साइटोकाइनिन जो होता है पेड़ पौधे के तने में पाया जाता है, इसलिए यही प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा जो कि आपके सामने होगा 22 नंबर में, समझेंगे जवाब देंगे। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रक्तस्राव, तो देखिए रक्तस्राव विटामिन के कारण रुकता है, जिसको हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना, तो रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि रक्त अवस्था को रोकने में रुधिर का कौन सा भाग है? तो इसमें काम करता है प्लेटलेट, जिसको हिंदी में कहते हैं पट्टिकाणु। अच्छे से बात याद रखेंगे, इसको हिंदी में बोला जाता है पट्टिकाणु, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर होगा जो कि होगा 23वें नंबर में। 23वें का एक बार जवाब जल्दी से फटाफट देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? हमारा शरीर किस पीएच मान, पीएच प्रसार के बीच कार्य करता है? मतलब हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो हमारे शरीर का पीएच मान एकदम कंफर्म कीजिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, यह पक्का गांठ बांध दीजिए। तो हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7.0 अर्थात 7 से 7.8 तक, और यह दिया गया किस ऑप्शन में? यह दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा। 24 देखिए, निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? अब बौना पौधा मतलब जिस पौधे का आकार जो है यह छोटा होता है, उसको हम बौना पौधा कहेंगे। तो बौना पौधा होता है डबल टी के तहत, मतलब इसमें हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, अर्थात 24 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे सारे प्यारों। 25 देखते हैं, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? यह बताना है। विभक्त वलय मतलब जो आप देखे होंगे इस तरीके से वलय की रचना होती है, इस प्रकार से। ये विभक्त वलय की रचना, अलग अलग वलय की रचना जो होती है वो किस में होता है, ये प्रश्न पूछा गया आपसे। तो अगर इस 25 का राइट आंसर जानेंगे तो ये होता है विद्युत मोटर में हमारे बच्चों, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आ गया है 26 नंबर में। हमारे कितने प्यारे 26 का जवाब दे के बताते हैं, और आप ये भी काउंट करते रहेंगे आपको अभी तक या इस पूरे सेक्शन में कितने मार्क्स मिल पा रहे हैं। एकदम अगर आप 30 प्लस कर पा रहे हैं, इसकी मतलब कि आपकी तैयारी सुपर से भी ऊपर हो चुकी है, आप एग्जामिनेशन देने लायक हो चुके हैं। आइए 26 देखते हैं। कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, आपसे बताना है। तो परंपरागत, जिसकी परंपरा से, मतलब हमारी जो परंपरा है उसी परंपरा से ये चलते आ रहा है, वैसे परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो परंपरागत स्रोत में पहला ऑप्शन है जय मात्रा, 26 में दिया गया आपके सामने। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा, ये तो नहीं है, ये तो नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण माने जाते हैं। तो इसमें सही हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जय मास इस राइट आंसर, जो बायोमास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 27 देख लीजिए। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? अब हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं ये तो आपको पता होगा। तो हाइड्रोकार्बन बोला जाता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कार्बन मौजूद हो। जैसे आप जानते होंगे CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं,
इसे क्या बोला जाता है? मीथेन बोला जाता है। और मीथेन ही सबसे सरल यौगिक जाना जाता है। अब मीथेन ढूंढिए कहां है, तो मीथेन आपको मिलता है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में बढ़ चलेंगे आगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है 27वें के बाद 28वें नंबर में। इसका जवाब कौन कौन देता है देखना है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, याद रखें, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है नल फट पर। नल फट, नल जो फट, याद रखेंगे इस बात को। एन का मतलब नेचर, ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लेंथ, एफ का मतलब फैट और टी का मतलब बच्चा लोग याद करो टेम्परेचर। अब याद करो चालक की लंबाई पर लेंथ है मेरे पास, सही है ये। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल है, एरिया है, ये भी सही है। चालक के ताप पर टेम्परेचर है, ये भी सही है। और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, यहां देखिए धारा आई नहीं है कहीं भी, पूछा क्या गया? नहीं है। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलिए 29 देखिए, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहां से निकलता है? मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु जो हमारे शरीर में होता है, ये किस क्रॉस से आता है? तो हमारे रीढ़ की हड्डी के पास होता है। प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, या फिर मेंडुला से। ये मेंडुला आप समझ लेंगे ध्यान से। तो अगर इस 29 का जवाब जानना चाहते हैं तो इस 29 का जवाब होगा हमारे मेंडुला वाला जो गेटा होता है उसी से निकलता है हमारा मेरुरज्जु, उसी से जुड़ा होता है और उसका आकार लगभग एक तोते के जैसा होता है मस्तिष्क में। 29 का जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आएगा जो आपके सामने होगा 33 नंबर में। 33 को समझ के बताने का प्रयास करेंगे। 33 क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? अभी बताए थे उभयलिंगी जंतु। तो उभयलिंगी जंतु किसे बोलते हैं? जिसमें दोनों लिंग होते हैं, याद रखें, मतलब नर भी वही हो और मादा भी वही होता है। केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। अब देखिए बिल्ली अलग अलग होती है, कुत्ते भी अलग अलग होते हैं, बकरी भी अलग अलग होता है, बकरा भी होता है उसमें। इसमें मतलब केचुआ में एक ही होता है, नर और मादा दोनों एक ही में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ते 31 में। क्यों? 31 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे और काउंट करते रहेंगे आपको कितने नंबर मिले आज के इस टोटल सेक्शन में। प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो देखिए ऑक्सीजन का जब योग होता है किसी में तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। उस क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। याद रखेंगे ऑक्सीजन ओ से, ऑक्स से निकलता है और ऑक्सीकरण में भी ऑक्स आता है, तो ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यहां हिंदी में नाम दिया है तो ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं, सभी लोग सभी बच्चों याद करो अच्छे से दम, इसको बोला जाता है उपचयन हिंदी में। मतलब उपचयन ही दिया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अर्थात 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 32 नंबर में। इसका प्यारे कितने जवाब दे पाते हैं लोग? 42 को देखते हैं। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? अब ये देखिए याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक आपको याद नहीं करना है, मतलब याद कर लीजिए। सुरंगम जो है ये आपका स्थित है केरला में। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए 33 देख लीजिए। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। जैसे दांत जब गंदा हो जाता है जिससे बदबू आने लगता है तो इसका मतलब कि उसका जो अम्लीय क्षमता हो जाता है वो कम हो जाता है। तो अम्लीय क्षमता को मुक्त रखने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है NaCl। तो हम यहां कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण युक्त। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा जो क्या होगा 34 नंबर में। इसका जवाब कितने लोग देते हैं देखना है हमें। क्लोरीन की परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब क्लोरीन की परमाणु संख्या याद रखनी पड़ेगी। क्लोरीन की परमाणु संख्या बच्चा होता है 17। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, 8 2 10 हुए और तीसरे कक्ष में बचे आपके 7। तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 7 मिले, मतलब इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 देखिए, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड मॉडल, इसे भी मानिए। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट 18 फरवरी को दिखेंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता एकदम नहीं है।
किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। जैसे अभी अभी एक कोष दिखाया गया जिसको कक्ष भी बोलते हैं, इस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बोर और बरी की बात माने, बोर और बरी वैज्ञानिक के नाम के अनुसार सबसे अधिकतम जो संख्या होती है वो 2n² होता है, जहां n जो है वो कक्षों की संख्या को डिनोट करता है। इसमें हम कहेंगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है जो कि आपके पास है। 36 नंबर में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? अब देखिए धातु का गलनांक तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कम किसका है। तो चलिए हम आपको याद करा देते हैं। इसमें सोडियम धातु जो है इसका गलनांक सबसे कम होता है धातुओं के समूह में। ऐसे धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं लेकिन कम में आपका जवाब हो जाता है सोडियम। 37 देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। यह तो आपको याद रखना चाहिए। धोबिया सोडा जिसे धोने का सोडा भी बोलते हैं, धोने का या धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा के बारे में अगर बात करें तो धोने वाला सोडा का अणु सूत्र होता है NaH, माफ कीजिएगा, यह होता है Na2CO3 into 10H2O, यह होता है 10H2O। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में मिला है बी में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हमारे बच्चे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आएगा जो कि होगा 38वें नंबर में। 38 का जवाब सभी प्यारे देंगे हमें। 38, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो सबसे ज्यादा फैलता है, ये याद रखेंगे। वीव के अनुसार अगर याद करें तो इसी के अनुसार आपको याद करना है। सबसे कम फैलता है लाल, याद रखें, प्रकीर्णन का मतलब फैलने की क्रिया, और सबसे अधिक फैलता है आपका बैगनी। तो बैगनी देखिए कहां है, बैगनी ऑप्शन में बच्चा लोग नहीं है। चलिए दूसरा ढूंढिए। लाल हुआ, लाल से इधर अगर चलते हैं तो कम की ओर चलते हैं, सॉरी अधिक की ओर चलते हैं, याद रखिएगा। तो अधिक में देख लीजिए किस ऑप्शन को टच कर रहा है, तो इसमें हमें मिल रहा है नीला। नीला इज राइट आंसर, ब्लू मिला है और ब्लू के पहले ही सारे मिल गए, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के कारण हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन 39, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? तो अतिभारण यदि कहा जाए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे लोग ओवरलोडिंग, इसमें होता है ओवरलोडिंग। अच्छे से याद रखेंगे इस बात को, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग जो होता है इसमें धारा का मान बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और कैसा लगा वीडियो ये जरूर हमें बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज शाम को 7 बजे इसी प्रकार का अपडेट वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। और यदि आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपको पहले सीटिंग का मतलब फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो आपको 1 बजे आंसर सीट के साथ मिल जाएगा, और सेकंड सीट का जो अर्थात सेकंड पाली का जो आंसर होगा वो आपको शाम को 7 बजे हम लाइव आके आपको अपना आंसर बता देंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आंसर सीट भी प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले सटीक और सही जवाब आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए देख लीजिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। वोल्ट होता है विभव का मात्रक, ये याद रखेंगे। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, ये याद रखेंगे हम लोग, और साथ ही साथ याद रखेंगे एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो चलिए इस तरीके से हम यहीं पर करते हैं आज इस वीडियो को एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।